नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ भी होंगे, क्योंकि अब मौसम परिवर्तन हो रहा है और चारों तरफ जो है सर्दी खांसी जुकाम ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। मैं भी उससे पीड़ित हूं अभी, और मेरे वैसे भी कफ की तासीर रहती है तो जुकाम जल्दी हो जाता है, लेकिन नियमित रहेंगे, फिर भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की नियमितता टूटे नहीं। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीकानेर के राठौड़। इससे पहले अपन ने मारवाड़ के राठौड़ अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। 2 क्लास के अंदर अपन ने मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ लिया है, और जब अपन ने मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ा तब उसमें राव जोधा पढ़ा था, और राव जोधा के अंदर फिर अपन वहां पढ़ते भी हैं कि उनका एक पुत्र बीका जो बीकानेर बसाते हैं, और मैंने वहां पे ये जिक्र भी किया था आप लोगों से। देखो टाबरो, राव जोधा, ठीक है, इन्होंने क्या बसाया? जोधपुर। यहाँ याद कौन रानी? तो यूं एक वो गीत भी है, जोधा बिराज है जोधपुर। आज तो गला है खराब वैसे, तो ज्यादा बताएंगे नहीं आपको इसमें। तो इन्होंने जोधपुर बसाया। अब ये जो जोधपुर है, इसके जोधपुर के उत्तर में एक क्षेत्र है, जाट रियासतें थी ये। वैसे यहाँ पे इस समय जो है जाटों की बहुत सारी शाखाएं थी, यहाँ पे अलग अलग छोटी छोटी शाखाएं थी। वैसे जाट रियासतें जानी जाती है अपने भरतपुर और धौलपुर, लेकिन यहाँ पे जो है जोधपुर के उत्तर की तरफ जो ये क्षेत्र कहलाता है, ये क्षेत्र उत्तर की तरफ वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? जांगल देश कहलाता था। क्या कहलाता था? जांगल देश कहलाता था। तो यहाँ पे जो है राव जोधा के दूसरे पुत्र, ये जो है दूसरे पुत्र थे कौन? बीका। दूसरे पुत्र बीका जो है वो यहां से जांगल प्रदेश में जाकर अपने पिता से नाराज हो गए थे। ये क्यों नाराज हुए थे? क्योंकि इन्होंने बीका को शासक बनाने की जगह सातल देव को शासक बनाया था। तो ये चले गए किसके साथ में? काका कांदल के साथ। बीका काका कांदल के साथ, इनके जो है चाचा थे काका कांदल, उनके साथ में जाकर यहाँ पे करनी माता के आशीर्वाद से बीकानेर के इस जांगल क्षेत्र को जीतते हैं। बात है 1465 की। कौन से समय की बात है? 1465 की बात है। इसको जांगल प्रदेश को यहाँ पे जीत के छोटी छोटी जो है क्षेत्रों को जीत लेते हैं। ये आपसी यहाँ के जो शासक थे, इनके आपसी फूट का फायदा उठाकर ये जो है छोटे छोटे शासक को जीत लेते हैं। काका कांदल के सहयोग से राव बीका जीत लेते हैं और अपने यहाँ पे एक रियासत स्थापित कर देते हैं। और जो ये यहां से जो शुरू होगी वो बीकानेर की राठौड़ शाखा कहलाती है। वो बीकानेर की राठौड़ शाखा कहलाती है। अब यहीं पे फिर बाद में जो है इनको राजधानी के लिए एक क्षेत्र को चुनते हैं। ये राजधानी के लिए एक क्षेत्र को चुनते हैं, वो होती है नरा जाट की रियासत होती है। किसकी होती है? नरा जाट या नेरा जाट, आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। इनकी रियासत होती है, और वो क्षेत्र जो है बीका, देखो बीका तो इनका नाम है ही, और ये नरा या नेरा, तो इन दोनों के कारण जो ये क्षेत्र कहलाता है, फिर वो बीकानेर क्षेत्र कहलाता है, जिसे ये राजधानी के लिए चुनते हैं। और इस क्षेत्र में प्रथम राजधानी जो बनाते हैं वो कोडम देसर को बनाते हैं। किसे बनाते हैं? कोडम देसर को प्रथम राजधानी बनाते हैं, उसके बाद में बीकानेर को बसाते हैं। ठीक है, और नरा जाट के कारण ये बीकानेर कहलाता है, ये भी ध्यान रखना। एक शेखा, राव शेखा भी थे यहाँ। राव शेखा के कारण ही ये जो शेखावाटी क्षेत्र जाना जाता है, और शेखा की पुत्री से बीका विवाह भी करते हैं, अपनी स्थिति को और मजबूत कर लेते हैं। इस तरीके से ये अपने पैर पूरी तरीके से यहाँ जमा देते हैं। करनी माता के आशीर्वाद से ये यहाँ पे सॉरी किसके आशीर्वाद से? करनी माता के आशीर्वाद से, इसलिए बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी कहलाती है करनी माता, और जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कहलाती है नागणेची माता। मैंने थोड़ी सी हल्की सी आप लोगों को ब्रीफिंग दी है कि यहां से ये चीजें ध्यान रखनी है। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चलते हैं और अच्छे से समझ पाओगे इसे। इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है नहीं वैसे। तो देखो, राव बीका का शासनकाल अपन देखे, टाइम पीरियड यदि देखे राव बीका का, तो 1465 से 1504 तक है। 1504 में इनकी मृत्यु होती है। पिता कौन है? राव जोधा जोधपुर वाले, और माता सांखला नौरंग दे। ठीक है, राव जोधा द्वारा रानी जसमा दे के प्रभाव से, किसका प्रभाव था?
जसमादे का प्रभाव था, इनके कारण किसको शासक बनाया गया, उत्तराधिकारी किसे बनाया गया, सातल देव को शासक बनाया गया। इस पर जोधा से नाराज होकर बीकानेर जोधपुर के उत्तर में जांगल प्रदेश को जीतकर शासन स्थापित किया। यही चीज आप लोगों को मैंने बताई। देखो जोधपुर वाला क्षेत्र तो ये है मारवाड़ वाला, और इसके उत्तर में ये जांगल प्रदेश है, ठीक है। जांगल देश कहलाता था। कुरु जांगला, भाद्रे जांगला नाम से दो अलग अलग भागों में विभाजित था। यहाँ पे शासन इन्होंने स्थापित किया, ठीक है टाबरो। 1465 में जांगल प्रदेश को जीता है अपने, क्या लिखना है इसमें, काका कांदल की मदद से। काका कांदल की मदद से, ठीक है। वैसे मैं ये बीकानेर के राठौड़ वाली क्लास 2 भाग में लेने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि ये जुकाम में थोड़ी सी वृद्धि हो गई, और यदि क्लास नहीं ले पाया तो मैंने आज की ही क्लास में अपने जो है बीकानेर के सारे वंश की स्लाइड्स ली है, तो अपने जो है आज ही इसे कंप्लीट पढ़ लेंगे, ताकि जो है देखो कवर करना अपने हाथ में होता है कि कैसे कवर करना है। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि हरी बीमारी में भी आप लोगों की नियमितता नहीं टूटे, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो राव शेखा की पुत्री रंगदे से विवाह किया। देखो माता कौन है, नौरंगदे, पत्नी कौन है, रंगदे, ठीक है। रंगदे से विवाह कर कोडम देसर को राजधानी बनाया। प्रथम राजधानी किसे बनाते हैं, ये प्रथम राजधानी है, प्रथम राजधानी। लेकिन एक तरीके से ये इतनी मतलब सेफ नहीं थी, इतनी स्थायी नहीं थी, तो उसके लिए उसके बाद में जो है नरा जाट की जो रियासत होती है वहां पे राजधानी बनाने का फिर बाद में प्रयास करते हैं बीकानेर, वहां वो शहर बसाया, उसका नाम हो गया बीकानेर। वहां पे बीकानेर को बसाते हैं आखा तीज के दिन, ठीक है, तो फिर वो बीकानेर कहलाता है। प्रथम राजधानी पूछेंगे तो कोडम देसर ही आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। 1485 में राती घाटी में बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया, और बीकानेर का ये जो दुर्ग है ये कहलाता था उस समय बीकाजी की टेकरी। ये क्या कहलाया, बीकाजी की टेकरी कहलाया। और ये बीकाजी की टेकरी ही ये जो है ये दुर्ग 1485 में यहां बनाया। राती घाटी का किला भी कहते हैं, बीकानेर को क्या कहा जाता है, राती घाटी कहा जाता है। तो ये जो दुर्ग बनाया है इसका निर्माण ये पूरा नहीं कर पाए थे, इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया था, कुछ एक बाकी था। फिर बाद में यहीं पे जो है इसी जगह पे फिर जैसे कि जो जूनागढ़ दुर्ग आप जानते हो, इसी जगह पे इसका मरम्मत करके इसका पुनर्निर्माण करके वो दुर्ग को वापस बनाया गया। तो इसको इसलिए जूनागढ़ कहा जाता है क्योंकि ये पहले से बना हुआ था, जूना यानी पुराना, और फिर इसी का नाम दिया गया जूनागढ़। तो ये वही है, इसे पहले बीकाजी की टेकरी कहा जाता था, ठीक है। 1488 में करनी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर बसाया है, और बीकानेर शहर बसाया है, इसको ध्यान रखना, आखा तीज के दिन। कब, अक्षय तृतीया, आखा तीज के दिन बीकानेर शहर बसाया। नरा जाट का क्षेत्र होने के कारण बीकानेर इसका नाम, बीकानेर शहर में इसका नाम शामिल किया, बीका और नेरा, इससे बड़ा बीकानेर, ठीक है। 1504 में राव बीकाजी की मृत्यु हो जाती है। तो राव बीका के अंदर आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। जितनी जानकारी पूछते हैं मैंने सारी बता दी। इसके अलावा तो फिर आप लोगों को यही पूछते हैं कि भाई, इसके अलावा नहीं पूछते, बाकी यही है कि यहाँ के जो है शासक आपसी फूट थी, बिखरे हुए थे सब, तो उन सबको जो पराजित करके इन्होंने एक सुदृढ़ इकाई बना ली थी। स्क्रीनशॉट लो भाई। देखो टाबरो आगे बेटा, फिर बनते हैं शासक राव लूणकरण सर। कौन बनते हैं, लूणकरण सर। 1505 से 1526 तक रहे। इससे पहले इसका भाई नरा 4 माह तक शासक रहा था। इसका भाई नरा अलग था और नरा जाट अलग है, ठीक है। ये नरा जो है 4 माह तक शासक 4 माह तक शासक रहा है, ठीक है। और इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। राव बीका का सबसे छोटा पुत्र कौन, लूणकरण, और उपनाम क्या है, कलयुग का करण इन्हें कहा गया है। इनको कलयुग का करण भी कहा गया है। किसमें कहा है, तो जयसोम द्वारा एक रचित ग्रंथ है जिसका नाम है करमचंद वंशोत कीर्तन काव्यम। क्या नाम है, पूरा नाम है करमचंद वंशोत कीर्तन काव्य, ठीक है। इसके अंदर जो है इनकी जो दान करण मतलब इनकी दानवीरता है, दानी प्रवृत्ति है, उसके कारण लूणकरण की तुलना दानवीर करण से की है, और इन्हें कलयुग का करण कहा गया। इन्हें क्या कहा है, कलयुग का करण कहा, ठीक है। और ध्यान रखो, लूणकरण ने फतेहपुर के कायम खानियों को, नागौर के मोहम्मद खां को और जैसलमेर के रावल जैतसी को पराजित किया। देखो आगे जैतसी नाम का एक और राजा आएगा, इसलिए पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो जैतसी है ये रावल जैतसी है। जैसलमेर के शासक अपने नाम के आगे रावल लगाते थे,
और यहां बीकानेर में ही एक जैतसी नाम का शासक आएगा, वो राव जैतसी है। जो कामरान से युद्ध करेगा ना, वो राव जैतसी है, और ये रावल जैतसी है जिससे इन्होंने संघर्ष किया। तो इन सबको पराजित किया है लूणकरण ने। ठीक है, इन सबको पराजित किया है लूणकरण ने। फिर देखो 1526 के अंदर ढोसी के युद्ध में शेख अबीमीरा से संघर्ष करते हैं। ये शेख अबीमीरा जो है नारनौल का शासक था। कहां का? नारनौल का शासक था। नारनौल का शासक था। इसी ढोसी के युद्ध में पराजित करते हैं यहां पे, और इससे संघर्ष करते हैं, और इस दौरान लूणकरण की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पराजित नहीं कर पाते, संघर्ष करते हैं, और इस कारण यहां पे जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। लूणकरण ने अपनी पुत्री बालाबाई का विवाह किससे किया था? आमेर के पृथ्वीराज कछवा से किया था। और बालाबाई कृष्ण भक्ति में बहुत लीन रहती थी, इसलिए इन्हें आमेर की या अपने क्या कह सकते हैं, जयपुर की, ठीक है, या ढूंढाड़ की मीरा के नाम से इन्हें जाना जाता था। किसको? बालाबाई को। जो बालाबाई के बारे में आप लोगों को कछवा वंश में भी यही एक लाइन में बताने वाला हूं। ये यहां बीकानेर की राजकुमारी थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ढोसी का युद्ध शायद पूछ सकते हैं, बाकी इतने चांसेस रहते नहीं है कि पूछे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चले आगे बढ़े। ओके, देखिए इसके बाद में मैंने आपसे कहा था अभी कि राव जैतसी शासक बनेगा। राव लूणकरण की मृत्यु के बाद में, अच्छा इसमें यह भी ध्यान रखना, इन्होंने लूणकरण शहर जो है उसको बसाया, लूणकरण सर झील बन गई, इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, फिर देखो लूणकरण की मृत्यु के बाद शासक बनता है, और अपने पुत्र कल्याणमल के नेतृत्व में बीकानेर की सेना खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद के लिए भेजी। ऐसे का ऐसे अपन ने जोधपुर के अंदर पढ़ा था, राव गांगा ने भेजी थी मालदेव के नेतृत्व में। राव गांगा ने मालदेव के नेतृत्व में भेजी थी बीकानेर के अंदर। जब आप बीकानेर के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपने पुत्र कल्याणमल के नेतृत्व में किसने भेजी थी? राव जैतसी ने भेजी थी। कल्याणमल के नेतृत्व में बीकानेर की सेना खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद के लिए भेजी थी। क्यों भेजी थी? क्योंकि राणा सांगा ने पाती पेरवन के तहत सभी को एकत्रित होने का आग्रह किया था। आगे बात समझ। 1534 में बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष करते हुए, बाबर के पुत्र यानी कि हुमायूं का भाई हुआ एक तरीके से, बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष करते हुए संघर्ष किया इन्होंने। और इस संघर्ष का वर्णन राव जैतसिरो छंद में मिलता है, और इसकी रचना किसने की है? बिट्ठू सूजा ने की है। किसने की है? बिट्ठू सूजाकृत, ऐसे पढ़ते हैं, बिट्ठू सूजाकृत राव जैतसिरो छंद। इसके अंदर कामरान से संघर्ष के बारे में भी अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब कामरान ने जब यहां इनके दुर्ग पे आक्रमण किया है, और जब ये संघर्ष करते हैं यहां से, तो राव जैतसी क्या करते हैं, यहां से दुर्ग की जिम्मेदारी जो है ये भोजराज रूपावत के कंधों पे छोड़कर, क्या ध्यान रखेंगे यहां पे, यदि आपको ध्यान रखना है तो, वैसे ये भी डीपी है, फिर भी लिख लें कि भोजराज रूपावत भोजराज रूपवत के कंधों पे दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप कर खुद यहां से निकल जाते हैं। राव जैतसी अपने परिवार के सहित यहां से निकल जाते हैं। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक पाहेबा का युद्ध ध्यान रखना है। देखो ये तो 1534 का समय था। पाहेबा का युद्ध जो है 1541 में होता है। इसे पाहेबा या साहेबा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है जोधपुर के शासक राव मालदेव से संघर्ष में राव जैतसी मारा जाता है। देखो भाइयों भाइयों की लड़ाई है एक तरीके से, क्योंकि बीका जो यहां पे शाखा स्थापित करते हैं राठौड़ों की, वो भी जोधपुर से निकली है। मालदेव राठौड़ तो है ही, जोधपुर का शासक ही था। ठीक है, गिरिसुमेल का युद्ध कब हुआ है? 1544। उससे 3 साल पहले 1541 में यह युद्ध होता है, पाएबा या साहिबा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष में राव जैतसी मारा जाता है। ठीक है, इस संघर्ष में राव जैतसी मारा जाता है, ये ध्यान रखना। चलिए स्क्रीनशॉट लो भाई। इनमें ज्यादा हिस्टोरिया नहीं है, बीकानेर वाले में ज्यादा हिस्टोरिया है कौन? मेवाड़ में हिस्टोरिया है, मारवाड़ में हिस्टोरिया है, कछुआ में और आ जाइए 1-2 हिस्टोरी,
बाकी इन स्टोरिया बीकानेर वाला में इतनी स्टोरिया नहीं है, ठीक है। इन सीधे सीधे इतिहास डायरेक्ट याद रखा। फिर देखो इन्होंने अभी अपन ने पढ़ा राव कल्याणमल को भेजा था, 1541 में शासक बनते हैं, पिता राव जैतसी के बाद में शासक बना है, और इनका राज्याभिषेक मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। यदि इस तरीके से भी पूछा तो बहुत कम विद्यार्थी इसको सही कर पाएंगे। कहां हुआ है इनका राज्याभिषेक? ठुकरियावास में हुआ है। कहां हुआ है? ठुकरियावास, बीकानेर में इनका राज्याभिषेक होता है। शेरशाह की सहायता से अपना पैतृक राज्य बीकानेर पुनः प्राप्त कर लेते हैं। अब बताओ शेरशाह की सहायता से क्यों किया? क्योंकि मुगल काल के बीच में एक काल शेरशाह सूरी का भी रहा है, अफगान ने भी बीच में शासन कर लिया है, तो उसकी शेरशाह की सहायता से यहाँ पे अपना पैतृक राज्य पुनः हासिल कर लेते। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला यह बीकानेर का पहला शासक है। कुछ पुस्तकें और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसने अपनी पोत्री यानी कि पोती का विवाह अकबर के साथ किया। कुछ कहते हैं कि इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। इसमें इतिहासकारों में मतभेद है, बहुत सारा विवाद चलता है। आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला बीकानेर का पहला शासक कौन बना है? कल्याणमल बना है ना। और गिरि सुमेल मतलब यहां याद कर सको थे कि हो गया कल्याण, क्या मुगलों से संबंध स्थापित किया भाई, हो गया कल्याण, ठीक है। ऐसे कभी नहीं भूलोगे। क्या भाई बताओगे किसने कल्याण किया? क्या मुगलों से संबंध स्थापित कर लिया, हो गया कल्याण? तो ये किया है किसने? राव कल्याणमल ने। याद करने का एक छोटा सा तरीका है। गिरि सुमेल के युद्ध में शेरशाह की मदद की है, क्यों की होगी बताओ? क्योंकि शेरशाह की मदद से ही बीकानेर का राज्य इन्हें पुनः प्राप्त हुआ है। तो गिरि सुमेल के युद्ध में जोधपुर वालों की तो मदद कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पिताजी को जो है जोधपुर वालों से संघर्ष करने में मारा गया था, ठीक है। तो जोधपुर और बीकानेर का संघर्ष देखो पुराना चल रहा है। नागौर दरबार 1570 में लगता है। नागौर दरबार 1570 में लगता है, जब शुक्र तालाब बनाया है अकबर ने। अकबर ने नागौर दरबार क्यों लगाया? अकबर कहता है कि भाई मुझे अकाल की चिंता है, यहां से अकाल की कोई चिंता नहीं है, उसको खुद के काल की चिंता थी। किसको? अकबर को। क्या अकाल की चिंता है तो यहाँ पे जो है थोड़े से महानरेगा कार्य चलाया जाए, नाड़ियां वाड़ियां करवाई जाए, खुदवाई जाए, यहाँ पे कुएं कुई, और शुक्र तालाब भी खुदवाया है लेकिन नागौर दरबार का मुख्य उद्देश्य था कि भैया जितने आसपास के शासक हैं उनको अधीनता स्वीकार करने यहाँ पे बुलाया जाए, एग्रीमेंट साइन कराओ, सबसे फटाफट पावर फटोने लो इनके पास से, ठीक है। ये कारण था। नागौर दरबार में उपस्थित हो अपने पुत्रों, कल्याणमल उपस्थित हुआ है और अपने पुत्रों यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह के समेत ये यहाँ पे उपस्थित हो जाता है। अब ये सारे के सारे अधीनता स्वीकार करते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला जागीर के रूप में भी मिलता है। पृथ्वीराज राठौड़ जो है बहुत कुशल और प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं। राय सिंह फिर इनका सेनापति बन जाता है मुगलों का, और राय सिंह को स्पेशल पढ़ना है बीकानेर के अंदर, ठीक है। इनके दरबारी कवि कौन थे? सदाशिव भट्ट थे, और राज विनोद की रचना की है जिसने, और 1574 में कल्याणमल की हो जाती है मृत्यु। 1574 में मृत्यु हो जाती है। देखो याद करो 1572 में जो है राय सिंह को वहां का प्रशासक बनाया था, और 1574 में यहाँ कल्याणमल की मृत्यु होती है, तो यहाँ बीकानेर का शासक कल्याणमल बाद में बनता है। इसीलिए जोधपुर का प्रशासक भले ही पहले बन गया, लेकिन यहाँ पे जो है ये बाद में शासक बनता है। ये ध्यान रखना, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो लिंक करती है चारों तरफ। अब देखो पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में थोड़ा सा बीच में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? पृथ्वीराज राठौड़ ने शासन नहीं किया, लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ ने इतिहास लिखा है, ठीक है। साहित्य के अंदर अपनी भूमिका निभाई है। डिंगल का हेरोस कहा जाता था इन्हें। जन्म इनका 1549, पिता राव कल्याणमल, उपनाम देखो डिंगल का हेरोस और पिथल। डिंगल का हेरोस और पिथल के नाम से जानते हैं। पाथल के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता था, और पिथल के नाम से पृथ्वीराज राठौड़ को जाना गया। प्रसिद्ध रचनाएं इनकी वैली किशन रुक्मणीरी, ये गागरोन के दुर्ग में लिखी है। इसे पंचम वेद और 19वां पुराण कहा जाता है, और दुर्सा आडा ने कहा था। इसे क्या कहा जाता है? पंचम वेद, पंचम वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी है। किसने दी है? दुर्सा आडा ने, ठीक है। पंचम वेद यानी 4 वेद तो है ही, है ना। कौन कौन से बताओ, याद है क्या? ऋग, यजुषा, अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 18 पुराण है, और 19वां पुराण वो जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। 10वां भागवतरा दोहा, गंगा जीरा दोहा, ठाकुर जीरा दोहा, ये सारे इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
नागौर दरबार में अकबर की सेवा में चले गए थे और अकबर ने इन्हें गागरोन का दुर्ग भेंट दिया है और गागरोन के दुर्ग में इन्होंने अधिकांश रचनाएं की है। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में एक कोटेशन है, वो ध्यान रखो। पृथ्वीराज अपने समय का सर्वोच्च वीर व्यक्ति था और पश्चिमी और ट्यूडर राजकुमारों की भांति अपनी ओजस्वी कविता के द्वारा किसी भी कार्य का पक्ष उन्नत कर सकता था तथा स्वयं तलवार लेकर लड़ भी सकता था। ये कोटेशन किसका है? ये घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड का है। किसका है? कर्नल जेम्स टोड का कोटेशन है। तो पृथ्वीराज राठौड़ के अंदर ये ध्यान रखना, इन्हें डिंगल का हेरोस कहा है। किसने कहा? एलपी टेस्सीटोरी ने कहा। किसने कहा है? टेस्सीटोरी ने। चलो टाबरो आगे बढ़ा। बीकानेर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण शासक है आप लोगों के महाराजा राय सिंह। कौन है? महाराजा राय सिंह। शासन देखो इनको कब मिला है? 1574 में मिला है। 1612 तक इन्होंने शासन किया है। जन्म इनका 1541, मृत्यु 1612। पिता कौन? कल्याणमल, माता रत्नावती। उपाधियां देखिए इनकी, राजपुताने का कर्ण कहा जाता है इन्हें। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा वो क्या था? अभी अपन ने पढ़ा वो, उसमें क्या था? कलयुग का कर्ण। ठीक है, लूणकरण के अंदर अपन पढ़ रहे थे, तब क्या पढ़ा है? कलयुग का कर्ण पढ़ा है। ये देखो क्या पढ़ा है अपन ने, ये कलयुग का करण पढ़ा है। और यहाँ पे आगे अपन जैसे ही राय सिंह में आते हैं तो राजपुताने का कर्ण पढ़ते हैं। ठीक है, महाराजा और राजेंद्र की उपाधियां धारण की। समकालीन मुगल शासक कौन है? अकबर। अकबर की शरण में चले गए थे तो अकबर ही है। अकबर द्वारा राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया है। यहाँ पे जो है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और कई बार जोधपुर पढ़ रहे होते हैं तब उन्हें ये तो याद रह जाता है कि 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया, लेकिन जब बीकानेर के शासक कम बने ये पूछते तो कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां पे भी 1572 करके आते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे जोर दिया है कि 1574 में जब इनके पिता की मृत्यु होती है उसके बाद में ये यहाँ के शासक बनते हैं। बीकानेर के शासक 1574 में बने हैं और 1572 में जोधपुर का प्रशासक इन्हें बनाया गया था। ठीक है, और उस समय क्यों बनाया गया था? क्योंकि देखो रामचंद्र सेन से उस समय संघर्ष चल रहा था मुगलों का। ठीक है, 1574 में राय सिंह बीकानेर का शासक बनता है। अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़, शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी और यही प्रश्न अभी बना था, क्या गुजरात की जो है जागीर किस राजा को भेंट की गई थी? ये जूनागढ़ भेंट की गई। गुजरात की कौन सी जागीर भेंट की थी? ऐसे भी था, तो ये जूनागढ़ जागीर भेंट की थी, ये ध्यान रखना है। जूनागढ़ जागीर। अब क्या करते हैं अपन, जो है जूनागढ़ दुर्ग ध्यान में आता है, इसलिए सोचते हैं कि गुजरात में थोड़ी है जूनागढ़ दुर्ग, क्या गुजरात वाला थोड़ी होगा? ये तो यहाँ पे निर्माण करवाया इन्होंने, जूनागढ़ दुर्ग भी बनवाया है इन्होंने, करमचंद की देखरेख में जो है वापस तैयार करवाया है और इसीलिए इसका नाम जूनागढ़ हुआ। लेकिन गुजरात वाली जूनागढ़ जागीर भी इनको भेंट दी गई थी। तो राय सिंह ने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। कहाँ करवाया है? वही जो बीकाजी की टेकरी थी ना, वो बीकाजी की टेकरी को ही वापस पुनः मतलब जीर्णोद्धार करा दिया और ये जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया। ठीक है, यदि राजस्थान के किसी दुर्ग में पहली बार लिफ्ट का प्रयोग हुआ है तो वो जूनागढ़ दुर्ग के अंदर ही हुआ है। बाकी किलों के बारे में कहा जाता है कि इनकी कैसे कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवारें बोलती है। ठीक है, और जमीन का जेवर कहा जाता है जूनागढ़ के दुर्ग को। तो ये सब ध्यान रखना, ये जागीरें दी है वो ध्यान रखना। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि नागौर के जो है इब्राहिम मिर्जा को इन्होंने पराजित किया था। राय सिंह के बारे में क्या ध्यान रखोगे? नागौर में उपद्रव कर रहा था वो, नागौर में इब्राहिम मिर्जा पराजित किया और गुजरात अभियान में भी राय सिंह साथ में ही था अकबर के। ठीक है, तो ये भी जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, जय सोम ने करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम की रचना राय सिंह के समय ही की थी और इसके अंदर ये जो है करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम, इसी के अंदर जो है ये देखो लूणकरण वाला कहां गया, ये जय सोमकृत करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्य, इसमें जो है कलयुग का करण लूणकरण को कहा है। ये रचना कब हुई थी? राय सिंह के समय हुई है। ठीक है, तो लिंक करके ध्यान रखना। इसमें राय सिंह की उपाधि राजेंद्र का उल्लेख मिलता है और राय सिंह स्वयं भी जो है एक बढ़िया साहित्यकार था, तो इनकी रचनाएं ध्यान रखें। राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली और बाल बोधिनी, ये राय सिंह की रचनाएं हैं। राय सिंह की मृत्यु होती है बुरहानपुर में। कहां होती है मृत्यु? बुरहानपुर में इनकी मृत्यु होती है और राय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी सूर सिंह को घोषित किया, लेकिन जहांगीर ने दलपत सिंह को शासक बना दिया।
इन्होंने तो उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? सूर सिंह को, लेकिन इन्होंने, जहांगीर ने जो है दलपत सिंह को शासक बना दिया। एक समय ऐसा आया था जब जहांगीर राय सिंह से नाराज भी था, ठीक है, नाराज भी हुआ, लेकिन बाद में सुलह हो गई थी, ठीक है। तो ये चलिए ध्यान रखना। कर्ण सिंह, इनसे पहले दलपत सिंह और सूर सिंह बीकानेर के शासक बने हैं। सूर सिंह ने जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाने में मुगल सेना की सहायता की। बीकानेर से ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों के, ये पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछेंगे कि भाई जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाने के लिए किसने प्रयास किए? वो सूर सिंह ने किए। कर्ण सिंह के समकालीन मुगल शासक कौन है? शाहजहां और औरंगजेब। कौन? शाहजहां और औरंगजेब। खुर्रम शासक बन गया था बाद में, और उसके बाद में औरंगजेब भी शासक बन गया। 1644 में नागौर के अमर सिंह से मतिरे की राड का युद्ध किसने किया? लड़ा है, कर्ण सिंह ने लड़ा है। नागौर वाले अमर सिंह वाली स्टोरी आपको कल ही बताई थी, ठीक है ना। और इसे राजपूत शासकों ने जांगलदर बादशाह की उपाधि दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना ये उपाधि, इसे राजपूत शासकों द्वारा दी गई है। ये जांगलदर बादशाह की उपाधि किसने दी है? राजपूत शासकों द्वारा ये उपाधि दी गई है। वैसे बीकानेर के शासक सारे के सारे जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण करते ही थे, लेकिन पूछेंगे यहां से, ठीक है, जांगलदर बादशाह की उपाधि क्यों धारण करते थे? क्योंकि यहाँ का क्षेत्र क्या कहलाता था? जंगल प्रदेश कहलाता था। तो इसलिए ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य कल्पद्रुम की रचना कर्ण सिंह द्वारा की गई है, और कर्ण सिंह के दरबारी कवि गंगानंद मैथिल ने कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी की रचना की है बीकानेर के अंदर। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। कर्ण सिंह के दरबारी कवि गंगानंद मैथिल, और इसने की जो है कर्ण भूषण की और काव्य डाकिनी की ये रचना की है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? है तो मुश्किल ही है, यहां याद रखियो। गुड मॉर्निंग, GM गंगानंद मैथिल और GM काका। गुड मॉर्निंग काका। एक क से ले लेना कर्ण भूषण और एक से ले लेना अपने काव्य डाकिनी। याद रखने के तरीके हजार, यदि याद रखना चाहो। कई जने मुझे भी यहाँ पे जैसे क्लास आती है अपने, तो कई सारे कमेंट आते हैं ना, तो नहीं पढ़ने के तरीके हजार वाले कई कमेंट करते बच्चे, गुरुजी हमारे दीपावली की सफाई चल रही है, गुरुजी हमारी तो परिस्थितियां ही सेट नहीं होती, हमारे तो भैंस भी है, भैंसे हैं, वो है। मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे यही क्षेत्र में एक व्यक्ति पूरे दिन रिक्शा चलाता था, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां सबके ऊपर है, आपके ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है, हर व्यक्ति के ऊपर है। और जो परिवार की जिम्मेदारियों से भागता है, मैं नहीं समझता कि वो व्यक्ति मतलब कोई अच्छा व्यक्ति या उनकी श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारियां परिवार को लेकर चलने में। तो यहाँ पे परिवार की जिम्मेदारियां सबके ऊपर है। वो व्यक्ति जो है 12 घंटे रिक्शा चलाता था, 12 घंटे, हमारे पास के क्षेत्र का है। और 12 घंटे रिक्शा चलाने के बाद में, अब समझ लो रिक्शा चलाने में कितनी थकान आती है। परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद में वो अपनी स्टडी के लिए भी समय निकालता था। कैसे निकालता होगा? तो वो अपने सोने के जो है कुछ घंटे उनमें कमी करता होगा, वो अपने ऐश मौज वाले जो चीजें होती है उनमें कमी करता होगा, वो अपना जो समय इधर उधर व्यर्थ हो रहा है उनको सही से मैनेज करता होगा। ये चीजें अपने हाथ में ही होती है, मैनेज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, परिस्थितियां कैसे सेट करनी है, सब कुछ अपने हाथ में। ये सारी चीजें वो करके उसने वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम निकाला, और वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम निकाल के अब डीपीसी होकर, ये मैं कुछ समय पहले की बात बता रहा हूं, डीपीसी होकर स्कूल व्याख्याता भी बन चुका है। सब कुछ संभव है यदि आप करना चाहो, और कुछ भी संभव नहीं है यदि आप नहीं करना चाहो। परिस्थितियां मजबूत करने के लिए आती है, मजबूर करने के लिए नहीं। बस जो उन परिस्थितियों को हथियार बना के मजबूत कर लेता है अपने आप को, निश्चित रूप से वो सफल होके निखर के आगे निकल जाता है, और बाकी जो कोसने वाले हैं वो कोसते रह जाते हैं। किसी के भी वसीयत में आसमान नहीं लिखा जाएगा, उड़ान तय करेगी कि कौन कितना ऊपर जाएगा। बस इन पंक्तियों को ध्यान रखना बेटा, यदि आपके अंदर घर कर गई तो आप सफल बन जाओगे। देखिए आगे, कर्ण सिंह के जो है अनूप सिंह, फिर मुख्य शासक आगे कर्ण सिंह के ये पुत्र हैं। और अनूप सिंह को अपन युद्ध वगैरह इनमें ज्यादा याद नहीं करके अनूप सिंह को कला के क्षेत्र में याद करेंगे। चित्रकला इनके समय पनपी है, साहित्य है इनके समय पनपे है, तो इनको अपन कला के क्षेत्र में ज्यादा याद करते हैं, अनूप सिंह, ठीक है। तो देखिए, समकालीन मुगल शासक कौन है? औरंगजेब। उपाधियां माही मराती, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, माही मरातिब की उपाधि महाराजा की, और विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है? विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है, ठीक है।
अनूप सिंह खुद एक उच्च कोटि का कला प्रेमी शासक था और इसके समय चित्रकला शैली का स्वर्ण काल रहा है। बीकानेर का काल इनके समय चित्रकला शैली का स्वर्ण काल रहा है। ठीक है, इनके समय उस्ता कला के कलाकार लाहौर से बीकानेर लाए गए। उस्ता कला यानी ऊंट की खाल पर नक्काशी, जीवित ऊंट की, मरे हुए ऊंट की नहीं, ऊंट की खाल पे जो ये नक्काशी ये देखो यहाँ की जा रही है, ये ऐसी चित्रकारी की जा रही है, ये उस्ता कला है। हिशामुद्दीन उस्ता ने इसे विशेष प्रसिद्धि दिलाई थी। तो ये कलाकार कहां से लाए गए? लाहौर से बीकानेर लाए गए इनके समय पे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखो टावरो, राजस्थानी ग्रंथों के संग्रह के लिए अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवाया इन्होंने। अनूप सिंह स्वयं भी विद्वान था, तो इनकी रचनाएं ध्यान रखनी है आपको। अनूप विवेक, अनूप संगीत विनोद, काम प्रबोध, अनूपोदय, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान ध्यान रखने हैं पंडित भाव भट्ट, अनंग भट्ट, मणिराम और वैद्यनाथ। पंडित भाव भट्ट, अनंग भट्ट, मणिराम और वैद्यनाथ, ये इनके आप लोगों को ध्यान रखना है दरबारी विद्वान थे। ठीक है, और भाव भट्ट की जिसमें आप लोगों को रचनाएं याद रखनी है, ज्यादातर में अनूप नाम आएगा तो, लेकिन यहाँ पे अनूप सिंह की खुद की भी रचनाएं हैं तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इसकी रचनाओं में देखो यहाँ पे भाव मंजरी, ठीक है, भाव मंजरी, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप राग सागर, अनूपांकुश और अनूप राग माला, ये सारी की सारी इनकी। देखो एक तो राग शब्द पकड़ के रखना, क्या राग शब्द मिलेगा वो भाव भट्ट के अंदर चले जाना है। ठीक है, तो बाकी आपको थोड़ा तो देखो ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक तो भाव तो इनके खुद का ही नाम है तो ये याद रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अनूप सिंह ने 1678 में चुंगेर की स्थापना की और यही चुंगेर आगे जाके क्या कहलाता है? अनूपगढ़। क्या कहलाता है? अनूपगढ़ कहलाता। वर्तमान में इसे अनूपगढ़ के नाम से जानते हैं। अनूप सिंह के बाद इसका 9 वर्षीय पुत्र स्वरूप सिंह शासक बना, जिसकी बाद में चेचक से मृत्यु हो गई। जिसकी बाद में चेचक से मृत्यु हो गई। इसके बाद सुजान सिंह और जोरावर सिंह शासक बनते हैं। इनके बाद में सुजान सिंह और जोरावर सिंह शासक बनते हैं। जोरावर सिंह हुडा सम्मेलन में शामिल होता है, बीकानेर से शामिल होने वाला शासक है। इसके बाद शासक बने गज सिंह को मुगल बादशाह अहमद शाह ने श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराज शिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि प्रदान की। भैया मैं कह रहा हूं कि वो जो दरबार ऐसे आवाज लगाते थे ना, तो बीकानेर के इतने शासक आके गए, लेकिन इनका रुतबा वो आवाज लगाने वाले में सबसे ज्यादा रहा होगा। क्यों ना होगा? क्योंकि देखो आवाज मतलब ऐसे दी होगी, सावधान मेहरबान श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा श्री शिरोमणि श्री गज सिंह जी पधार रहे हैं। मतलब कितनी लंबी उपाधि, भारी भरकम, ध्यान पड़े कि हाँ भाई राजा आ रहा। तो ये उपाधियां तो भाई बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी अपन को। दरबारी विद्वान देखो इनके गोपीनाथ गार्डन, जिन्होंने गज सिंगोत्रा रूपक लिखा है, गज सिंगोत्रा रूपक रचना की है। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो टावरो आगे बढ़ा। सूरत सिंह का शासनकाल है 1787 से 1828। सूरत सिंह ने अप्रैल 1805 में भटनेर को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। क्योंकि मंगलवार को जीता, तो हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए हनुमानगढ़ लिख दिया। चूरू किले पर आक्रमण के समय चूरू किले से चांदी के गोले दागे गए। जो अपन पढ़ते हैं ना कि भाई चूरू के किले में गोला बारूद खत्म हो गया तो उन्होंने चांदी के गोले दागे, आक्रमण इन्होंने किया था। क्या चांदी के गोले दगवाए थे ना, वो इन्होंने ही आक्रमण किया था। करनी माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप भी दिया इन्होंने। फिर देखो रतन सिंह सूरत सिंह के बाद शासक बनते हैं और बीकानेर में रत्न बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। क्रांतिकारी जवाहर जी को शरण दी और दयालदासरी ख्यात दयालदास द्वारा इनके समय ही लिखी गई है। छोटी छोटी सी तीन चार लाइनें इनके अंदर ध्यान रखनी है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक सरदार सिंह अपन जोधपुर के अंदर पढ़ के आए हैं, जिन्होंने जसवंतड़ा का निर्माण भी करवाया, जिनके समय जोधपुर पोलो का घर कहलाता है, क्योंकि पोलो के शौकीन थे। एक सरदार सिंह अपन को यहाँ पे भी पढ़ना है। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक था। अपनी रियासत से बाहर जाकर विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। किसने की थी? इन्होंने, सरदार सिंह जी ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है। डूंगर सिंह, अब डूंग जी क्या करियो? डूंग जी यानी बीकानेरी भुजिया बनाई है। डूंग जी क्या करियो? डूंग जी के टाइम ही बीकानेरी भुजिया बनी है। अब बीका जी नमकीन पटा ना, बीकानेरी भुजिया वो इनके समय बनी है। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह की मदद से शासक बने हैं ये। अंग्रेजों की सहायता हेतु ऊंटों का काफिला लेकर काबुल गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। ठीक है, और इनके समय बीकानेरी भुजिया बनना प्रारंभ हो गई थी।
बीकानेरी भुजिया यहाँ की इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, मोठ की दाल का ज्यादा प्रयोग होता है, ध्यान रखना। एक बार पूछा भी था इसमें कौन सी दाल प्रयोग ली जाती है, क्या प्रयोग लिया जाता है, तो मोठ से बनती है। ठीक है टाबरों। अब पढ़ना महाराजा गंगा सिंह। यहाँ पे अब लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट महाराजा गंगा सिंह ही बचे हैं, और आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ते तो गंगा सिंह जी की बहुत भूमिका है। डूंगर सिंह की मृत्यु के बाद 7 वर्ष की अवस्था में शासक बनते हैं। उपनाम देखो, केसर है हिंद, आधुनिक भारत का भागीरथ, आधुनिक बीकानेर का निर्माता इन्हें कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक इतिहास के अंदर मैं कह रहा हूं ना बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। बीकानेर में सड़क और रेल निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छप्पनिया अकाल के समय बेहतर अकाल राहत कार्य करवाए। और मोस्ट इंपोर्टेंट करना, गंगा रिसाला पूछते हैं एग्जाम में कि गंगा रिसाला क्या है, तो गंगा रिसाला आप लोगों को ध्यान रखना, ऊंट पर सवार सैनिकों की एक टुकड़ी है। इसका गठन, इसका निर्माण गंगा रिसाला का किसके समय हुआ है, गंगा सिंह जी के समय हुआ है, इसीलिए गंगा रिसाला नाम है। चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने हेतु गंगा रिसाला को भेजा भी था, तो यह भी ध्यान रखना है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक थे, ये राजस्थान से एकमात्र शासक जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। प्रथम और अपने और ध्यान रखो, गंगा निवास पब्लिक पार्क और गंगा सरोवर का निर्माण करवाया है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की, जब तो ये यहाँ पे चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाने भेजा था। 1919 के वर्साई शांति सम्मेलन का भी हिस्सा रहे हैं। नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर या प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, ये है ना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जिसको बोला जाता था, उसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। सतलज का पानी लाने हेतु गंग नहर का निर्माण करवाया। सतलज का पानी लाने हेतु गंग नहर का निर्माण इन्होंने ही करवाया। और क्रांतिकारियों ने इनके विरुद्ध बीकानेर दिग्दर्शन पर्चे छपवाए थे। क्यों छपवाए, क्योंकि इनकी नीति देखो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं तो अंग्रेज हितैषी नीति रही है, यानी क्रांतिकारी विरोधी नीति रही है। तो क्रांतिकारियों ने इनके विरुद्ध जो है पर्चे छपवाए, जिसका नाम क्या दिया गया, बीकानेर दिग्दर्शन नाम दिया। देखो इन्होंने किस किस चीजों का निर्माण या पुनर्निर्माण करवाया, तो लालगढ़ पैलेस बनवाया, डूंगर कॉलेज बनवाया, बाबा रामदेव मंदिर, गोगा जी का जो गोगा मेडी है उसका आधुनिक स्वरूप भी इन्होंने ही करवाया है। ठीक है, गंगा सिंह जी भाई साहब बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ये सारे आधुनिक निर्माण इनके समय हुए हैं। लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। देखो टाबरों, पंजाब से पानी लाने को बहावलपुर से 18 साल कानूनी लड़ाई लड़ी और शिमला समझौता, और 1927 में 3.30 करोड़ में बड़ी गंग नहर। ठीक है, ये जो है मैं आप लोगों के इस स्लाइड में इसलिए शामिल किए क्योंकि इसमें जो है इस कवरेज में पूरा ही गंग नहर के निर्माण की मतलब पूरा घटनाक्रम आया। तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, तब ये आपके साथ में शामिल होकर आ जाएगी, इसे पढ़ लेना बाद में। देखो टाबरों, भागीरथ किया वो जो कोई सोच भी न सके, नाम गंगा सिंह, रेगिस्तान को गंग से नहला दिया, यानी कि एक तरीके से यहां जहां पानी नहीं है वहां पे पानी लाने का काम किया है गंगा सिंह जी ने। महाराजा गंगा सिंह चुनौती क्या, महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में 1899 में 1900 में कौन सा अकाल पड़ा, छप्पनिया अकाल पड़ा, और इन्होंने फिर यहाँ पे गंग नहर लाके एक तरीके से चमत्कार सा कर दिया। तो गंग नहर वाला अच्छे से पढ़ लेना, ये न्यूज कटिंग मैंने शामिल कर लिया। ठीक है, महाराजा शार्दुल सिंह, राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे, शार्दुल सिंह थे, ये ध्यान रखोगे। पहली बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं ना, जिस पर साइन करने वाले जो है अधिकार पत्र पे साइन करने वाले शासक कौन थे, ये शार्दुल सिंह जी थे। बीकानेर में पहली बार विवाह निमंत्रण कर यानी कि नौता कर हटाया। राजस्थान नहर के निर्माण का काम कंवर सेन को सौंपा, अभियंता कंवर सेन को, और ये बीकानेर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक हुए। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की भी स्थापना की। और क्या लिख लेना यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको बोला जाता है अधिमिलन पत्र। क्या बोलते हैं, अधिमिलन पत्र। इस पर पहली बार हस्ताक्षर किए हैं वो शार्दुल सिंह ने किए हैं। किसने किए हैं, शार्दुल सिंह ने। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल का भी निर्माण करवाया बीकानेर में, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, और बीकानेर के राठौड़ वंश के ये अंतिम शासक रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न बना था, देखो इसी लैंग्वेज से बना था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम से ही ये प्रश्न बन चुका है आपके। अब हिंदी में यदि आप कन्वर्ट करोगे तो इसका नाम होता है अधिमिलन पत्र, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो भाई प्रश्न दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, विलय पत्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो टारो स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए इसी के साथ अपनी ये क्लास आज यहीं पे संपन्न हो रही है और बीकानेर के राठौड़ वंश अपन ने इसी एक क्लास में पढ़ लिया है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, त्योहार आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अपनी ये जो लय है, जो नियमितता है, वो नहीं टूटनी चाहिए। जो जितना नियमित रहेगा वो उतना ही लक्ष्य के करीब आता जाएगा। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।